नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जल्दी से जल्दी नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे और इसमें कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोग देखेंगे। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में लगभग 10 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। जल्दी से चलते हैं और उन 10 सभी तरह को हम लोग जल्दी से देखते हैं और इस वीडियो के अंत में आप लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के आए के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पूरा का पूरा इजीली बना सकते हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए चलते हैं। चलिए सबसे पहले नीट के क्या ट्रेंड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को लेकर के। तो ये में दोस्तों 30 मिनट के अंदर अंदर आप उससे कम में भी आप आराम से इसको पूरा पढ़ सकेंगे। मैं हूं डॉक्टर सत्यप्रकाश नारायण MBBS फ्रॉम PMCH। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? व्हाट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के दूसरा नाम दोस्तों एरीन्स होता है। ठीक है, एरीन्स। ओके, सो वर्ड एरोमेटिक कम्स फ्रॉम और डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एरोमा दैट मीन्स स्वीट स्मेल। जैसे कि वेनिला आइसक्रीम का आप देखिए उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक एरोमा है, स्वीट स्मेल है, दैट इज वेनिला इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सम एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो नाउ कम्स द सेकेंड thought in the mind. What is the criteria to be aromatic? So first of all we know the criteria to be aromatic. criteria सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं, चेक वेदर दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। तो क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? एरोमेटिक होने का सबसे पहले कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स ये ओपन नहीं होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, बंद होना चाहिए। देख सकते हैं ये बंद है। सेकेंड जो दोस्तों आता है वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या होता है? इसके सभी जो कार्बन्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। मतलब अगर इस ऊपर वाले साइक्लिक कंपाउंड को sp2 हाइब्रिडाइज होना है मतलब ये डबल बॉन्ड रखेगा दोस्तों। डबल बॉन्ड कंटेनिंग होना चाहिए। अगर ये डबल बॉन्ड रखता है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। ओके, तो सेकेंड क्राइटेरिया इज कंपाउंड शुड बी प्लेनर। ओके, नाउ कम्स थर्ड दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। मतलब उसमें रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस जैसे होगा दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ फिर माइनस बनेगा, फिर माइनस यहाँ होगा, ऐसे रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए, वो भी कंटिन्यूअस रेजोनेंस होते रहना चाहिए और ये विदाउट ब्रेक टूटना नहीं चाहिए। ये इसकी तीसरी क्राइटेरिया है। चौथी क्राइटेरिया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए उसमें। जैसे कि अगर इस क्राइटेरिया के अनुसार n की वैल्यू 0 रखे, n की वैल्यू 0 में ये टोटल वैल्यू 2 हो जाएगी। और इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कल मैंने अल्कीन में ये बात भी किया था। जो नहीं जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है इस आई बटन पे क्लिक करके अल्कीन के बारे में पूरा नीट का ट्रेंड जान लेंगे। और आगे चलते हैं। देखिए जैसे n की वैल्यू 0 हुई तो टोटल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 हो गई। तो इसको काउंट करें, एक डबल बॉन्ड मैंने बताया था कि 1 पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों। तो क्या ये एरोमेटिक है? यस, क्योंकि ये साइक्लिक भी है, क्योंकि इसके कार्बन जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज हैं यानी कि प्लेनर हैं। तीसरा क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? कि रेजोनेंस होना चाहिए। यस, रेजोनेंस हो रहा है कंटिन्यूअस। जैसे ही ये करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड ऐसे पटकेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो ये रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सब है, तो ये एरोमेटिक है। n की वैल्यू 1 रखने पे कंपाउंड बेंजीन बन जाता है, जो कि आप जानते हैं कि एरोमेटिक है। ये फ्यूरांस है। फ्यूरांस भी एक तरह का एरोमेटिक कार्बन है। देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर इज ऑल्सो काउंटेड इन पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 चार्ज होता है। एक लोन पेयर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिख लेंगे दोस्तों, 1 लोन पेयर इक्वल्स टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर 1 नेगेटिव चार्ज अगर रहेगा तो उसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये कंपाउंड बेंजीन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कार्बन। n की वैल्यू 2 रखने पे 4 × 2 8+2 10 हो गया। ये नैप्थलीन का स्ट्रक्चर है, ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। n की वैल्यू 3 रखने पे, n की वैल्यू अगर अपन इसमें 3 रखते हैं तो 4 3 12+2 14 ये एंथ्रासीन हो गया दोस्तों। ये भी एक एरोमेटिक कार्बन है। और इन नंबर को जो 0 2 6 10 14 इन सभी नंबर को हम एक वैज्ञानिक के नाम सर हकल्स के नाम पे रखते हैं, इसीलिए इस नंबर को हकल्स नंबर बोलते हैं। हकल्स नंबर इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरोमेटिसिटी। वेरी गुड।
तो ये हुआ इंट्रोडक्शन की एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक एरोमा क्या होती है, क्राइटेरिया क्या है एरोमेटिक होने का। 4 क्राइटेरिया है, याद कर लेंगे जल्दी जल्दी। चलिए बोलिए मेरे साथ। पहला क्राइटेरिया साइक्लिक, ओके, पहला साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा प्लेनर होना चाहिए। तीसरा रेजोनेंस स्टेबलाइज, नहीं, रेजोनेंस स्टेबलाइज के साथ एक वर्ड और जोड़िए, कंटिन्यूअस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। तो अपने वर्ड को सुधारते हैं, कंटिन्यूअस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। और उसके बाद जो होना चाहिए चौथा और सबसे मेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और इस कैरेक्टरिस्टिक नंबर को हकल्स नंबर बोलते हैं। इतना पढ़ लिए तो आप एक तरह का क्वेश्चन बना चुके हैं दोस्तों। नाउ कम्स वेरी 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 इजी, चेक वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट। सो ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। तो अप्लाई एवब क्राइटेरिया फॉर कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। जो आपने ऊपर पढ़ा वही कंपाउंड लगाना है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान किधर है, एरोमेटिक चढ़ने चेक करने का क्राइटेरिया ओ ऊपर है। इस रास्ते से चलते यहाँ पहुँच गए दोस्तों। यहाँ के बाद एक जंक्शन आया, जंक्शन से हमको इधर चलना है। इधर चलने के बाद हम लोग को ऊपर चलना है। ऊपर चलते 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 हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी भी नहीं पहुंचे, बहुत दूर है। मतलब यहीं पे पहुंच गए। यही क्राइटेरिया है मेरा एरोमेटिक का, दैट इज, आँख बंद करके बोलिए सब, साइक्लिक, प्लेनर, कंटिन्यूअस रेजोनेंस स्टेबलाइज और चौथा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये मेरा पहले तरह का जो क्राइटेरिया, पहले तरह का जो क्वेश्चन पूछता है कि चेक वेदर दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल ब्रावो डॉक्टर SP पे डालता रहूँगा। आप वहाँ से जुड़ करके उस टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके आप इसके PDF ले सकते हैं दोस्तों। तो एक क्राइटेरिया खत्म, एक तरह के क्वेश्चंस बन गए आपके। मात्र और मात्र 10 तरह का क्राइटेरिया, 10 तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। एक तरह का हम लोग पढ़ लिए। दूसरा तरह का क्या, स्टेबिलिटी कंपैरिजन विद अदर कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं किसी दूसरे कंपाउंड के साथ। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड इज मच 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 बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, कंजुगेटेड कंपाउंड के कंपैरिजन में। सर मैं कंजुगेटेड कंपाउंड नहीं जानता हूँ, प्लीज़ समझाइए। बिल्कुल समझाऊंगा मैं। देखिए जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो होता है रेजोनेंस वो कंटिन्यूअस है दोस्तों, कंटिन्यूअस है। मैंने क्राइटेरिया बताया था एरोमेटिक होने का, कंटिन्यूअस। क्या इसमें कंटिन्यूअस हो रहा है दोस्तों? अब देखिए ये यहीं पे आके रुक गया, आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही है। तो एक ऐसा कंपाउंड जो बस कंटिन्यूअस, अगर यहाँ एक डबल बॉन्ड रह जाता तो ये कंटिन्यूअस हो जाता। क्योंकि ये डबल बॉन्ड नहीं है तो इसमें कंटिन्यूअस रेजोनेंस नहीं होगा। और कंटिन्यूअस रेजोनेंस नहीं होने की वजह से ही इस कंपाउंड के जो स्टेबिलिटी है बहुत घट जाएगी। और इस तरह के कंपाउंड को हम कंजुगेटेड कंपाउंड बोलते हैं। कंजुगेटेड कंपाउंड किसे बोलते हैं, फिर से बताता हूं मैं। कंजुगेटेड कंपाउंड उसे बोलते हैं जिसमें इनकम्प्लीट रेजोनेंस होता है दोस्तों। क्या होता है, वर्ड इज इनकम्प्लीट। यानी कि अगर पूछे कि एरोमेटिक और कंजुगेटेड कंपाउंड में क्या चीज़ का अंतर है, तो क्या अंतर है दोस्तों बताइए। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें कंप्लीट रेजोनेंस होता है और इसमें इनकम्प्लीट रेजोनेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ लिए। अब नाउ कम, सबसे लास्ट में सबसे कम जो स्टेबल है वो एलिफेटिक है। एलिफेटिक मतलब खुला हुआ, ओपन चेन। ठीक है, तो दो तरह के हम लोग पढ़ लिए। स्टेबिलिटी कंपेरिजन ऑफ द कंपाउंड, एरोमेटिक इज मच 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 मोर स्टेबल देन कंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक। दो तरह का क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नाउ कम्स थर्ड। थर्ड इज ऑल्सो रिलेटेड विद सेकेंड। तीसरा नंबर जो है वो कहता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ H2, H का जुड़ना, H का जुड़ना होता है कंपाउंड पे। ठीक है, यहाँ जुड़ता है ये डबल बॉन्ड टूट करके, ठीक ना। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। जो कंपाउंड स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो नहीं चाहेगा कि उसमें हाइड्रोजिनेशन हो और उसके एरोमेटिसिटी लूज हो। सो दैट्स वाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज रिवर्सिबल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो हाइट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है, यानी कि सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड जो जुड़ेगा वो एलिफेटिक में जुड़ेगा, उसके बाद कंजुगेटेड में जुड़ेगा और उसके बाद एरोमेटिक में जुड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा डेल्टा H किसका हुआ दोस्तों, एलिफेटिक का, फिर कंजुगेटेड का, फिर एरोमेटिक का। तो इसी के साथ हम लोग 3 तरह के क्वेश्चंस को देख लिया कि 3 तरह के क्वेश्चन किस तरह से नीट में आते हैं। मात्र और मात्र 7 तरह के
ट्रेंड और बच चुके हैं। 7 तरह के ट्रेंड बनने के बाद आप पूरे एरोमेटिक कंपाउंड के मास्टर बन जाएंगे और सभी तरह के नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे। तो चौथा है, तो चलिए चौथा क्या है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद वेंडैडियम पेंटाऑक्साइड, वेंडैडियम पेंटालूसा ऐसा कुछ करके एक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है। आप लोग बहुत हैरी पॉटर का सीरीज़ देखे होंगे, उसमें वेंडैडियम करके एक बोलता है, तो वही है वेंडैडियम। बेंजीन विथ वेंडैडियम पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा एट द टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। तो बेंजीन की शादी अगर V2O5 के साथ होगी तो उस बच्चे को क्या बोलेंगे, मैलिक एनहाइड्राइड। मैं कैसे याद रखता हूँ, अगर ये बी लिखता हूँ, मैं देखना है बी लिखता हूँ, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एम की तरह है, एम की तरह है दोस्तों, यानी कि इसके जो V2O5, और देखिए ये खुद बता रहा है कि मेरी शादी वेंडैडियम से हुई है। कैसे बता रहा है दोस्तों, देखिए, देख रहे हैं, बी जब लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, आप इसको ऐसे याद करिए लिखने वक्त कि ये ऐसा हो गया। तो बेंजीन विथ वेंडैडियम पेंटाऑक्साइड, benzene with vanadium pentaoxide gives us मैलिक एनहाइड्राइड, M से मैलिक एनहाइड्राइड, M से मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसी का दूसरा नाम सिस ब्यूटाडाइन एनहाइड्राइड होता है, और इसका नाम क्या है दोस्तों, नैप्थलीन। नैप्थलीन की जब शादी होती है, V2O5 रिएक्शन होता है 500 नहीं, उससे कम ही में होता है, 350 से 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या मुझे मिलता है, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है दोस्तों। नैप्थलीन में पी है इसीलिए थैलिक वाला रिजल्ट बनेगा, नैप्थलीन में पी है इसीलिए पी वाला इसका कंपाउंड बनेगा, थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। दोस्तों हमने 4 तरह के कंपाउंड ट्रिक देख लिए हैं कि किस किस तरह के आते हैं, 4 तरह के ट्रेंड हम लोगों ने कवर कर लिया है। रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद पेंटाटियम ऑक्साइड, वेंडैडियम पेंटाऑक्साइड हो गया, ये 4th क्राइटेरिया, 4th ट्रेंड हम लोग ने देख चुके हैं। बेंजीन का बनता है क्या, मैलिक एनहाइड्राइड, और नैप्थलीन का बनता है पी से ही थैलिक एनहाइड्राइड। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे, लगभग इससे अगर एक नीट का पेपर केमिस्ट्री का देखा जाए और ऑर्गेनिक का देखा जाए, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहता है दोस्तों। तो एक्टिवेटर क्या होता है, व्हाट इज एक्टिवेटर इन योर लाइफ। एक्टिवेटर वो होते हैं जो आपके रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जो आपके जो सबस्ट्रेट के रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएंगे, उसे मैं एक्टिवेटर कहूँगा, और रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शंस को जो घटाता है उसे डीएक्टिवेटर कहूँगा। ओके, यानी कि आपके लाइफ में जो आपको अपनी मंजिल की ओर ले जा रहा है, नीट की ओर ले जा रहा है, एमबीबीएस सीट की ओर ले जा रहा है, मेडिकल लाइफ डॉक्टर की ओर ले जा रहा है, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, जो जो मदद की राह में आ रहे हैं, वो आपके लाइफ में एक्टिवेटर हो गए। आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, तो इस तरह से जो लोग आपको मदद करते हैं वो एक्टिवेटर होते हैं। और जो आपको डाउन करते हैं, आपको बुरा फील करवाते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको बहुत ख़राब बात बोलते हैं, जो आपसे ये बोलते हैं कि आप डम हैं, आप कुछ नहीं जानते, आप पढ़ते नहीं हैं, आपका कभी नहीं होगा, ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाओगे तब पर भी नहीं होगा, ये सब बात को नहीं सुनना है दोस्तों, क्योंकि ये सब डीएक्टिवेटर हैं। आपको यही तो चाहते हैं कि आप ना पढ़ें, और आप उनकी बातों में आ रहे हैं। आप बहुत पढ़ने में होशियार हैं, आप अपने इफ़र्ट को सही दिशा में सही एक्टिवेटर से मिले, एसपी सर से मिले, और एसपी सर से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं जितना समय मिल पाता है मैं सभी बच्चों का कमेंट पढ़ता हूं, उनका सही जो मेरे अनुसार रहता है मैं जवाब भी देता हूं। तो आपको अपने लाइफ में एक्टिवेटर को पास लाना है, डीएक्टिवेटर को लात मार के दूर भगा देना है दोस्तों। अगर भगा नहीं सकते हैं तो कान बंद कर लेना है, क्योंकि जब तक आप उनको बातों को इनकॉर्पोरेट अपनी लाइफ में नहीं करेंगे, करना ही नहीं है इनकॉर्पोरेट उनकी बातों को, तब तक वो एक तरह से क्या है दोस्तों, इफर्टलेस है, वो बोलते रहेंगे लेकिन आपको सुनना नहीं है, आपको सिर्फ करके दिखाना, और इन 4 महीनों में ही आपको आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तब उनकी बोलती बंद हो जाएगी, और वही लोग आपके सामने आपके पिताजी के पास मिठाई का डब्बा लेके आएंगे और बोलेंगे वाह 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 क्या लड़का है, कितना तेज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, आपको एक्टिवेटर के पास जाना है, एक्टिवेटर से मिलना, एक्टिवेटर की बातों को ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो एक्टिवेटर इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेटर का काम कौन करेगा। बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी बोले एक्टिवेटर के लिए कौन इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन एक्टिवेटर होगा, तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इलेक्ट्रोफाइल,
इलेक्ट्रोफाइल बनाया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज है प्लस, तो ये क्यों यहाँ दौड़े दौड़े आएगा, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स, यानी कि प्लस को अगर माइनस यहाँ मिल जाए, रिंग में दिख जाए, तो ये दौड़े दौड़े आ जाएगा। ओके, तो अब मैं दो ग्रुप लगाता हूं, एक डोनर एक एक्सेप्टर। डोनर विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, डोनर इज अ ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये प्लस ज़्यादा अट्रैक्ट होगा कि कम होगा, बताइए आप। एग्जैक्टली ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ये प्लस ज़्यादा अट्रैक्ट होगा माइनस से, और ये इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, है कि नहीं, ये रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जब डोनर यानी कि प्लस आई और प्लस एम लगने से माइनस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो बताइए इसे क्या कहना चाहिए, एक्टिवेटर कि डीएक्टिवेटर। एग्जैक्टली, ये गुड फॉर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए अच्छा है, रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, इसीलिए एक्टिवेटर है। अब दूसरे एक बार सोच के देखिए कि अगर इसमें एक्सेप्टर लगा हो, एक्सेप्टर मतलब जो एक्सेप्ट कर ले इलेक्ट्रॉन को, सब बातें विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट रिंग से इधर की जो होगा, जो कि एक्सेप्टर लगने से होगा, जो कि माइनस आई और माइनस एम होता है दोस्तों, तो आप बताइए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना है आप कि जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो जिधर की ओर जाता है इलेक्ट्रॉन उधर माइनस चार्ज लेके जाता है, और जिधर से जाता है उधर प्लस आता है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है तो इधर क्या होगा, माइनस, इधर क्या होगा, प्लस। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया दोस्तों, देख रहे हैं प्लस आ गया। और ये अगर ये प्लस आएगा तो इस प्लस को क्या करेगा दोस्तों, इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा, दैट इज बैड फॉर इलेक्ट्रोफाइल एंड रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, सो दैट्स व्हाई इट इज अ डीएक्टिवेटर। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी करना है आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। अगर मान लीजिए मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं, न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होगा, आप सोच के देखिए कि न्यूक्लियोफाइल है तो ये इस रिंग में क्या होना चाहिए जो इसको पसंद आएगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज जितना ज़्यादा हो उसको मज़ा आएगा। अब बताइए अगर डोनर यहाँ लगा देता हूँ मैं, डोनर, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ पे माइनस 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 कर देगा। क्या ये अट्रैक्ट करेगा इससे या रिपेल करेगा, वेरी गुड, रिपेल करेगा। तो ये इसके लिए अच्छी बात नहीं है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के केस में डोनर क्या होते हैं, डीएक्टिवेटर होते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए मैं लगा देता हूँ एक्सेप्टर। एक्सेप्टर अगर लगाता हूँ, एक्सेप्टर जैसे ही लगाऊंगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, आएगा बिल्कुल प्लस चार्ज, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उधर माइनस, जिधर से जाता है उधर प्लस। अगर प्लस चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल को मजा आने वाला है, न्यूक्लियोफाइल बहुत खुश हो गया, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, और जो रिएक्टिविटी बढ़ाता है उसे एसपी सर कहते हैं, उसे एक्टिवेटर कहते हैं। क्लियर हो गया। तो बताइए न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल के केस में एक्टिवेटर कौन हो गया, ए से एक्सेप्टर, ए से एक्टिवेटर हो गया, और न्यूक्लियोफाइल के केस में डीएक्टिवेटर कौन हो गया दोस्तों, डोनर हो गया। वेरी गुड, अब समझ चुके हैं पूरी बात। और कॉन्सेप्ट ये फाइनली हम लोग लिखेंगे कि प्लस आई और प्लस एम ग्रुप इज इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्टिवेटर। एक्टिवेटर हो गया दोस्तों। और वैसे ही माइनस आई और माइनस एम ग्रुप डिक्रीज करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो दैट्स व्हाई इट इज ए डीएक्टिवेटर। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितनी बार पढ़ना है पढ़िए। मैं इसके पूरे पीडीएफ को डालने वाला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल ब्रैवो डॉक्टर एसपी पे, आप वहाँ से जुड़ के ले सकते हैं। तो इसे मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि ये कहानी रही, लेकिन इसके पूरा अपोजिट कहानी न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए होगा, दैट इज माइनस आई, दैट इज दोस्तों क्या, माइनस आई और माइनस एम ग्रुप एक्टिवेटर होगा। क्यों, क्योंकि वो रिएक्टिविटी बढ़ाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, न्यूक्लियोफाइल बनाना है, रिंग को सोचना है कि रिंग में क्या आए, यहाँ पे प्लस चार्ज आए, प्लस चार्ज आने के लिए एक्सेप्टर लगाना ज़रूरी है। एक्सेप्टर ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, यहाँ प्लस चार्ज आएगा और फिर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो दैट्स वाई माइनस आई और माइनस एम ग्रुप इज ए एक्टिवेटर विच रिएक्टेड इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी इन केस ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोस्तों इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे कर करके 3 बार 4 बार जितनी बार देखना है देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप उसको अगर धीरे धीरे स्लो वे में समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, और बहुत इजी भी कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत लेमन भाषा में एकदम समझाने की कोशिश की है। और दूसरी ओर दूसरे हैंड पे अगर प्लस आई और प्लस एम ग्रुप को देखें, यानी कि यहाँ डोनर लगा दिया जाए, तो डोनर आने से यहाँ माइनस आएगा और माइनस माइनस में रिपेल करेगा, भगा देगा, भागो 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 भागो, हमको नहीं चाहिए, यानी कि डीएक्टिवेटर का काम करेगा, डिक्रीज रिएक्टिविटी। ओके दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं कितने अच्छे वे में आपने 5 तरह के ट्रेंड को डिकोड कर लिया। मात्र बचे 5 तरह के ट्रेंड और
ठीक है दोस्तों, चलिए अब छठा ट्रेंड क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ माइनस एम ग्रुप। कभी कभी क्वेश्चंस के रूप में माइनस एम ग्रुप को सबसे ज़्यादा एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर करके पूछते हैं। अब बताइए दोस्तों, गलती मत करिएगा, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन और आंसर दीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर कहीं हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक्टिवेटर कौन होगा दोस्तों, बताइए। वेरी गुड, इसके लिए एक्टिवेटर एक्सेप्टर होता है। ओके, इसी के लिए डीएक्टिवेटर कौन होगा दोस्तों, डोनर होता है। ठीक है, NAD, NAD न्यूक्लियोफिलिक के लिए, बोलिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेटर का काम एक्सेप्टर करता है, डोनर का काम डीएक्टिवेटर का काम डोनर करता है। आपको जिंदगी भर एक फॉर्मूला याद रखना, क्या, NAD। ठीक है, NAD न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्टिवेटर का काम एक्सेप्टर, डीएक्टिवेटर का काम डोनर करता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखना, फिर अपने आप इसका उल्टा कर सकते हैं। अब बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर कहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके लिए एक्सेप्टर का एक्टिवेटर का काम कौन करेगा, डोनर। ठीक है, और डीएक्टिवेटर का काम कौन करेगा, एक्सेप्टर। वेरी गुड, NADEDA क्या रखना है याद आपको, NADEDA, NADEDA। ठीक है, नहीं भूलना, हम बार बार पूछेंगे आपसे, NADEDA, NADEDA। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक ना, मैं पूछूंगा तो क्वेश्चन आता है कि बताइए, आपको 4 ये माइनस एम ग्रुप दे देगा और प्लस एम कुछ भी ग्रुप दे सकता है और पूछेगा इन सभी में सबसे अच्छा एक्टिवेटर कौन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सुनते ही आपके दिमाग में कौन फार्मूला आना चाहिए, वेरी गुड, EDA। ये मैंने दिमाग में आ गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो मेरा एक्टिवेटर होता है वो डोनर होता है, और उसके बाद डीएक्टिवेटर क्या होता है दोस्तों, एक्सेप्टर होता है। यहाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए मेरे एक्टिवेटर कौन हो गए, डोनर ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये यहाँ पे प्लस एम ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप का ऑर्डर है दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत दिमाग से समझने की ज़रूरत है। मैं पूरे इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या यहाँ पे माजरा है। तो चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, देखिए, जो डोनेट करे इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है दोस्तों, प्लस एम ग्रुप होता है। प्लस एम ग्रुप पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस भी कंपाउंड पे प्लस एम है तो माइनस चार्ज अगर हो, जिस कंपाउंड पे माइनस चार्ज है वो प्लस एम होता है। और माइनस एम पहचानने का क्या तरीका है, जिस पे प्लस चार्ज हो वो माइनस एम होता है। क्लियर, बताइए, OH पे कौन सा चार्ज है, OH पे कौन सा चार्ज है दोस्तों, जल्दी बताइए, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो जो नहीं जानते मैं बता देता हूं कि लोन पेयर इज नथिंग बट स्यूडो नेगेटिव चार्ज। ये एक तरह का झूठ मूठ का नेगेटिव चार्ज है दोस्तों। सूडो मीन्स झूठ मूठ का, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने नेगेटिव देखा कौन सा ग्रुप हो गया, प्लस एम ग्रुप हो गया। तो ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, सब प्लस एम, ये प्लस एम ग्रुप है। अच्छा, मैं अब समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्लस एम ये क्यों हुआ, उसके बाद ये क्यों, उसके बाद क्यों ये हुआ। प्लस एम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, डोनेटिंग पावर, यानी कि लोन पेयर की डोनेटिंग पावर देखी जाती है। अच्छा, लोन पेयर की डोनेटिंग पावर देखी जाती है। कहानी 3 भाइयों की है। एक भाई, तीनों भाई बहुत ही दानवीर थे। ठीक है, ये जो भाई है इस सब के पास 50-50 रुपए थे दोस्तों। आप देखिए ध्यान से, सबके पास क्या थे, 50-50 रुपए थे। ओके, सबके पास। अब आई कि देने की बारी, देना है भाई इधर की तरफ, देना है। जो देने की बात आई तो इस NH की कहानी ये है कि ये पहले से कहीं डोनेट कर रहा था, पहले से कहीं डोनेट कर रहा था। इसने 50 रुपये में 10 रुपये इस O को दे दिया। अगर किसी लोन पेयर कैरिंग एटम के अगल बगल रेजोनेंस हो रहा हो और ये लोन पेयर किसी और से इंगेज्ड हो, तो ये जाहिर सी बात है कि इधर 50 तो नहीं दे पाएगा, कुछ कम दे पाएगा। तो मान लीजिए ये 10 दे रहा था इधर, तो टोटली कितना दे पाया इधर, 40। ठीक है दोस्तों, 40 ही दे पाया है, 50 लेकिन 10 इधर चला गया तो टोटल 40 हुआ। ठीक है, इस केस में देखते हैं क्या इसके जो लोन पेयर है इधर इंगेज हैं कहीं रेजोनेंस में, आंसर इज नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसके लोन पेयर इधर कहीं इंगेज है रेजोनेंस में, आंसर इज नहीं। तो क्या ये दोनों बराबर देगा, तो सर आगे पीछे कैसे हो गया, OH ज़्यादा कैसे हो गया, OCH3 कैसे हो गया, ये डिपेंड करता है दोस्तों इसके बगल में जुड़े हुए एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। आपको पता है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जब अपने 50 के 50 रुपये देने के लिए आगे बढ़ा तो ये कार्बन बोला
मुझे भी कुछ चाहिए। एक केस ये है। दूसरा ये केस है कि ये ऑक्सीजन अगर अपने लोन पेयर को देने के लिए आगे बढ़ा तो हाइड्रोजन ने कहा मुझे भी कुछ चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन को कन्विंस करना बहुत आसान था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम थी। इसलिए ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को बहुत मार मारा और बोला तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें बस 1 रुपया मिलेगा, जो मारपीट किया हूँ, तुम्हारा जो हड्डी तोड़ा हूँ उसके लिए बस। तो 1 रुपया हाइड्रोजन को दे करके चुपचाप 49 रुपीज़ इन्होंने दान कर दिया। ठीक है। अब ये कार्बन का अगर केस देखें तो ये ऑक्सीजन के लिए कार्बन को डील करना थोड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने बोला कि तुम अगर 10 रुपये मांग रहे हो रेजोनेंस के जैसा, तो तुम्हें 10 रुपये नहीं दे सकता। और कार्बन उतना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में अंतर नहीं है ऑक्सीजन से, थोड़ा ही है, ठीक ना। ऑक्सीजन थोड़ा ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से। तो इसने बोला सुनो कार्बन, मैं तुम्हें 10 तो नहीं दे सकता, हम लोग समझौता करते हैं 5 पे। मैं तुम्हें अपना 5 दूंगा और मैं पूरा का पूरा 45 जो है डोनेट करूंगा। इसीलिए ये सिर्फ 45 कर पाया, क्योंकि कार्बन थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए ये 1 से ज़्यादा ले लिया और यहाँ 45 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए पूरे अच्छे से। ये 40 क्यों ले पाया, क्योंकि इसका तो पूरा रेजोनेंस में ही चला गया 10, तो 40 बचा, जो 40 दिया। इसका पूरा का पूरा दे देता, लेकिन कार्बन जिद्दी है, कार्बन थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, इसीलिए हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन कन्विंस कर लिया और मारा भी बहुत मार, भागो यहाँ से, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और सिर्फ 1 ही दे दिया इसको, और 49 का पूरा दान कर दिया, और ये 5 दिया कार्बन को, 45 दान कर दिया। तो सबसे ज़्यादा दान करने वाला कौन हुआ दोस्तों, आप ही बताइए। सबसे ज़्यादा दान करने वाले हो गए ओएच साहब, जिन्होंने 49 रुपीज़ दान किए, OCH3 साहब जिन्होंने 45 रुपीज़ दान किए, और NHCOCH3 साहब जिन्होंने 40 रुपये दान किए। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है दोस्तों, ट्रेंड है, इसको याद करना है। बहुत फनी कहानी के थ्रू मैंने समझाने का कोशिश किया है। तो ये हो गया। और ये -M ग्रुप को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा NO2, अगर दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई -M ग्रुप है तो NO2 फैमिली से ही है। NO2, NR3+, ये सब बहुत हैवी -M ग्रुप होते हैं। फिर CN ग्रुप, फिर SO3 ग्रुप और COOH ग्रुप। ठीक है, COOH ग्रुप कैसे -M, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझ लीजिए। जैसे कि मैं COOH लेता हूँ तो मैं क्या बताया था, जिस पे प्लस चार्ज वो -M, जिस पे माइनस चार्ज वो +M। तो इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। लेकिन वेट 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 वेट, यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन ने ऊपर की ओर खींचा और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऊपर की ओर हो गया। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है फ्लो का ऊपर की ओर गया, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। और बताइए दोस्तों, अब प्लस जब कार्बन पे आ जाएगा तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, -M। ठीक है, तो आप समझ गए कि COOH ग्रुप माइनस है। वैसे ही SO3H के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन ने इसे खींच लिया, यहाँ पे प्लस आ गया -M। SO3 के केस में भी ऊपर ऐसे खींचेगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं सभी जिससे भी ये जुड़ा हुआ है, जिससे भी ये जुड़ा हुआ है सभी पे प्लस आ रहा है दोस्तों, और प्लस आते ही ये -M हो गया। ठीक है, 6 तरह के हम लोग समझ गए। जल्दी जल्दी चलते हैं दोस्तों। 7th टाइप का रिएक्शन विथ Mg ईथर फॉलोड बाय H3O+। सबसे पहले कहीं भी पूरे रिएक्शन ऑर्गेनिक में H3O+ देखिए, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ H+ समझना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। जब भी Mg ईथर आए, M4 क्या होता है दोस्तों, मस्ती। M4 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आया तो मस्ती करेगा। क्या मस्ती करेगा, Mg आता है और यहाँ पेनेट्रेट करता है, पेनेट्रेट करके के यहाँ पे घुस जाता है, और जैसे ही घुसेगा तो Mg+ बना देगा और यहाँ पे Cl- हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मतलब ये बॉन्ड पोलराइज हो चुका है। अब वो एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड नहीं रहा, क्योंकि Mg बिंग आयोनिक, तो ये आयोनिक हो चुका है। और इसके आयंस कुछ इस तरह से हैं कि माइनस चार्ज यहाँ और प्लस यहाँ आ गया। आपको पता है, एक चीज़ और जान लीजिए कि किसी भी कंपाउंड पे प्लस चार्ज आने से वो अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है दोस्तों। ठीक है, प्लस चार्ज आने से अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो ये भागने वाला है, और भागने वाला है तो अब जब भागिएगा तो अपना सीट किसी को दीजिएगा, और सीट लेने के लिए बेताब हैं H+ साहब, क्योंकि H3O से आए हैं। तो H3O ने H+ दिया और यहाँ इन्हें बैठा दिया। और यहाँ देखिए दोस्तों, इसी कार्बन पे अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया है, और MgCl और H3O+ का Cl2 जो है मस्ती के लिए निकल चुके हैं। समझ में आ गया दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन हरदम पूछता है। क्वेश्चन ये आया है नीट में इस तरह के क्वेश्चन ये आए हैं कि अगर ये कंपाउंड है और इसे मैं Mg ईथर फॉलोड बाय H3O+ देता हूं तो क्या बनेगा। यहाँ पे Mg घुसेगा दोस्तों। अब देखिए, यहाँ Mg घुसेगा, फिर यहाँ क्या बना देगा, MgCl बना देगा। MgCl बना देगा, प्लस चार्ज यहाँ से भाग जाएगा और यहाँ प्लस दे देगा। और इसी पे दोस्तों यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहीं पे
जब ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, माइनस आ जाएगा, H3O प्लस से H प्लस आएगा तो ये दौड़ के ऐसे बन जाएगा और ये बना देगा दोस्तों। बताइए इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, जाइलिन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कंपाउंड हरदम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छठा ट्रेंड, सातवां ट्रेंड क्या था? रिएक्शन विद Mg ईथर फॉलोड बाय H3O+, बहुत बार पूछा है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। अब आता है 8 नंबर, मात्र 2 और बच गए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मॉलिक्यूल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। आपके दिमाग में क्या अभी तक भूसा भरा हुआ है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल वो ग्रुप होता है जिसपे सर प्लस चार्ज होता है, यही तो भूसा है, इसी को तो ठीक करना है। प्लस चार्ज वाले जरूरी नहीं कि हरदम इलेक्ट्रोफाइल हो। कॉन्सेप्ट क्या इसमें छिपा हुआ है दोस्तों? जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहते हैं, जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहते हैं वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। बेसिक ये है, क्योंकि प्लस चार्ज वाले, प्लस चार्ज जहां भी आता है वहां डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, डिफिशियंसी ऑफ क्या होता है दोस्तों? इनकम्प्लीट हो जाता है ऑक्टेट, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चार्ज से कुछ लेना देना नहीं होता है कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का। इसका क्या मतलब हुआ? 2 बात निकल के आई कि न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है। कैसे सर? ध्यान देना यहाँ पे, BH3 का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे बनेगा दोस्तों, इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए। अब इसके इलेक्ट्रॉन गिनने का काम करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 6। क्या बोरोन का ऑक्टेट पूरा है? नहीं, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कमी है इलेक्ट्रॉन की, इसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए न्यूट्रल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का काम, इलेक्ट्रोफाइल का जो नेचर है, इलेक्ट्रोफाइल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसके प्लस चार्ज के कारण नहीं, उसके इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण होता है। ओके दोस्तों, नाउ कम्स की H3O+ क्या है? क्या ये प्लस देखते ही मैं बोल दूं इलेक्ट्रोफाइल है? नहीं, इसका आंसर है कि इलेक्ट्रोफाइल H3O+ नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि आपको कभी भी मैंने ये नहीं बताया कि प्लस चार्ज देख के तुरंत आपको जज कर देना है कि वो इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, उसके आपको ऑक्टेट को चेक करना होगा। देख चलिए H3O+ का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। H इधर बन गया, देखिए इलेक्ट्रॉन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर इस पे प्लस क्यों है सर? प्लस क्यों है? प्लस जहां भी रहे उसका मतलब होता है क्या? इस ऑक्सीजन के केस में अगर प्लस चार्ज का माने तो इंडिकेट ये कर रहा है कि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर किसी को दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन छठे ग्रुप से है। आप जानते हैं कि उसमें 6 होते हैं टोटल, और इसके 2 बॉन्ड बना करके 2 लोन पेयर, तो एक लोन पेयर किसी को देने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब इधर होगा तो इसमें नेगेटिव आता है और इसमें प्लस आता है दोस्तों। तो ये OH यहाँ पे O पे प्लस आ गया। समझ में आ गया दोस्तों? ये इस तरह के क्वेश्चन हरदम पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन H3O+ क्या इलेक्ट्रोफाइल है, क्या BH3 न्यूट्रल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी से चलते हैं, अब मात्र 2 तरह का ट्रेंड बच गया दोस्तों, और उसके साथ ही साथ आप जो है मास्टर हो जाइएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, किसी भी साल का, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बताइए कि नहीं बन रहा सर, आपने क्या पढ़ा दिया, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, मैं चैलेंज देके कह सकता हूँ। इतना बेसिक क्रिस्पी आप जो लेसन ले रहे हैं, इसी को स्मार्ट स्टडी कहा गया है दोस्तों। स्मार्ट स्टडी वो है, स्मार्ट वो है जो कम समय में ज़्यादा ईल्ड दे, मोर ईल्ड लेस टाइम। इसके मैं जो साफ सुथरे PDF है दोस्तों, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ब्रेवो डॉक्टर SP से आप ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के कॉमन नेम पूछे जाते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये तो पता ही होगा, ये मैं नहीं बताने वाला। क्या है दोस्तों? मैंने पहले भी चर्चा की, ये बेंजीन है, बेंजीन है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये, अभी मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया, इसका नाम क्या है? जाइलिन है। ठीक है, इसका नाम क्या है? जाइलिन है। जाइलिन, जाइलिन का यूज क्या हो दोस्तों? कमेंट करके बताइए कि जाइलिन का यूज क्या होता है। आप बताइएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये हिंट मैं देता हूँ, ये भी लिखने से ही लेना देना है, ये लिखने से लेना देना है, ये लिखने में यूज़ होता है। अब हमको हिंट करके बताइए कि क्या यूज़ होगा जाइलिन का। यूज़ ऑफ जाइलिन कमेंट करिए। ठीक है, तो ये जाइलिन हो गया। जाइलिन ने अपने भाई, अपने CH3 को फिर बुला लिया, और जब ये बुला लिया तो इसके पास चांस है कि ये कहाँ बुलाता है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों ये बताइए, क्वेश्चन सिंपल सा, अगर ये बेंजीन रिंग है तो इसके ऑर्थो ग्रुप कहाँ है, मेटा ग्रुप कहाँ है और पैरा ग्रुप कहाँ है, ये मुझे जल्दी से बता दीजिए। हाँ ठीक है, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया और ये पैरा हो गया, ये ना। तो मैं लाल कलर ले लेता हूँ, ठीक रहेगा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है।
ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बेंजीन में ये ग्रुप ऑर्थो होता है, ये ग्रुप मेटा होता है, ये ग्रुप पैरा होता है। सर क्या बोल रहे हैं सर, मेरे सर तो यही बताए थे सर। गलत बताए बेटे, गलत तो नहीं बताए हैं सर, सर कभी गलत नहीं होते, आपने गलत पढ़ा है या इनकम्प्लीट ज्ञान है आपका। ऑर्थो मेटा पैरा इज ऑलवेज 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 किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में होता है। अगर उस बेंजीन रिंग में अगर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो सभी पोजीशन सेम है। ग्रुप लगने के बाद इसके ओरिएंटेशन चेंज हो गए। अब ये 3 तरह के अलग अलग ओरिएंटेड प्लेसेस है और ग्रुप से सटे हुए 1-2 पोजीशन, अगर ग्रुप वाले पोजीशन को 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, तो 2 वाले पोजीशंस को बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन, 3 वाले को बोला जाता है मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन 4 वाले को बोला जाता है। तो ऑर्थो मेटा पैरा इज ऑलवेज ऑलवेज सेड विथ रेफरेंस टू अ ग्रुप, नॉट इंडिविजुअली अलोन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो CH3 के इस ग्रुप के रहने से दूसरे पोजीशन पे अगर कोई दूसरा CH3 आए तो उसका नाम क्या होगा, ओ टॉलिन। फिर M पोजीशन पे आया तो M टॉलिन, P पे आया तो P टॉल्विन बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, बार बार पूछा जाता है, कभी ऑप्शंस के रूप में, कभी दे देगा, फिर बोलेगा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एनिलीन। एनिलीन में क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है बेंजीन में लगा हुआ। इसके भी यूज आप हम कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये बहुत बहुत फेमस है, प्राचीन काल में हमारा इंडिया इसी के लिए फेमस था दोस्तों। एनिलीन के डाई होते हैं, एनिलीन डाई के फैक्ट्री होते हैं। ठीक है, ये अगर इस ग्रुप को क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल आप सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने नोमेनक्लेचर क्लियर रखें। आइसो लिखने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह के कंपाउंड लिखे जाते हैं। ठीक है, ये ग्रुप आइसो ग्रुप होता है। अगर प्रोपाइल बोल रहा तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ओके, बस यहीं रुक जाना है हमें और यहाँ पे एक ब्रांचिंग दे देनी है। ये आइसोप्रोपाइल हो गया। इसी को बेंजीन रिंग में अगर आप लगा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूमीन हो जाएगा। क्यूमीन का भी यूज कमेंट करके बताइए क्या होता है। ये ग्रुप तो सबको मालूम होगा, OH लगने से फेनोल हो जाता है और COOH ग्रुप लगने से बेंजोइक एसिड हो जाता है। आपको और चाहिए इस तरह के ग्रुप कॉमन नेम तो आप रेबो डॉक्टर SP पे कम्युनिटी बॉक्स में जाके ले सकते हैं, वहाँ डाला हुआ है दोस्तों। 10 नंबर और आखिरी नंबर जल्दी से हम लोग पढ़ के निकलते हैं, लगभग 36 मिनट हो चुका है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला नाम जो आता है दोस्तों, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का होता है। मैं इसके पूरे बता दूंगा कि क्या क्या रिएजेंट है इसमें। इंपॉर्टेंट है रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल। इसमें रिएजेंट क्या होता है दोस्तों, ACl अल्काइलेशन और A से ही AlCl3। AlCl3 इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनते हैं दोस्तों, R+ बनते हैं, याद रखना। ठीक है, इसके मुझे टैबलेट फॉर्म में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सिर्फ नेम देके आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, सेकंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, उसके बाद गैटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, गैटरमैन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस। सर मैं ये कहाँ पढ़ूंगा, तो आने वाले वीडियोज़ में मैं इसे अल्डिहाइड वाले चैप्टर्स में कवर करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ब्लेज रिएक्शन। ब्लेज रिएक्शन में हरदम आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हैं उसे कुछ नेमोनिक से बनाएं। ठीक है, नेमोनिक का हरदम एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कभी भी वो सेंस नहीं करना चाहिए, कभी भी वो कुछ सेंस नहीं निकलना। जैसे कि मैंने याद किया है ब्लेज रिएक्शन के लिए कि ब्लेजर पहन करके आप क्या लगते हैं, यू आर लुकिंग वेरी वेरी हैंडसम। सो लुकास रीएजेंट, लुकास रीएजेंट यूज होता है दोस्तों। क्या होता है, लुकास HCl ZnCl2 होता है दोस्तों। इसमें ब्लेस रिएक्शन में क्या होता है, लुकास रिएजेंट यूज होता है। राइमर टाइमर रिएक्शन के लिए भी मैंने कहानी बनाई है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है इसका कि लुकास ब्लेजर कुछ से कुछ बना दिया मैंने। यही तो कैरेक्टरिस्टिक है नेमोनिक का कि कोई सेंस नहीं होना। सेंस आने लगे अगर नेमोनिक में तो समझ लीजिए कि आप गलत ट्रैक पे हैं। राइमर टाइमर रिएक्शन के लिए सबसे पहले मैंने याद किया था कि प्राचीन काल में एक राजा थे राइमर टाइमन। ठीक है, उनको मारने के लिए साजिश चली, उन्हें क्लोरोफॉर्म सूंघा गया है दोस्तों, उन्हें क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया गया और बेसी पानी और बासी पानी पिलाया गया। बेसी पानी और बासी पानी पिलाने के बाद उनकी मौत हो गई। और जब जांच में रिपोर्ट आई किसकी, CBI की, तो पता चला कि उनके ब्लड में सैलिसाइल अल्डिहाइड है। सैलिसाइल अल्डिहाइड है। इस तरह से दोस्तों सस्पेंस बना के जब हम पढ़ते हैं तो हमें कहानियाँ याद रहती हैं। ठीक है, तो हरदम कोशिश करें कि आप इस तरह के नॉनसेंस कहानी बनाएं, आपको हरदम याद रखें। राइमर टाइमर रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन वेरी 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 मच 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 इंपॉर्टेंट। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है दोस्तों, NO2+ बनता है। रिएजेंट क्या रहता है, कॉन्क HNO3 रहते हैं और कॉन्क H2SO4 लेते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखें। सल्फोनेशन रिएक्शन की एक खास बात है कि इसके जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो SO3 हैं। क्या है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, यस हो सकता है। अभी मैंने पढ़ा कि
कोई भी न्यूट्रल एटम भी एक्ट कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में जो मेरा एक तरह के इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूट्रल है, और बहुत अच्छी बात है कि न्यूट्रल है, और SO3 है। हैलोजिनेशन रिएक्शन में हरदम Cl2 एज ए रिएजेंट लिया जाता है। H कभी कभी क्वेश्चन में HNu देता है, कभी बॉइलिंग देता है, कभी हीट देता है, कभी सनलाइट देता है। चारों तरह का Cl2 HNu, Cl2 बॉइलिंग, Cl2 हीट, Cl2 सनलाइट, कुछ भी तो समझ लेना है कि हमको हैलोजिनेशन करवाना है। और लास्ट में कॉल्वेज स्मिथ रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 10 जो आपको नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लेना है। एक नोट आ गया है यहाँ पे, देखते हैं नोट में क्या लिखा है। हैलोजिनेशन अकर थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसमें फ्री रेडिकल का बनना होता है दोस्तों। बाकी सब में इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू, लेकिन हैलोजिनेशन ही है जो कि चलता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसी के साथ हमारे जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स थे वो खत्म हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला था, 30 मिनट, लगभग 40 मिनट में ये पूरा कवर हो गया। इसके साथ साथ मैंने कुछ बेसिक्स पे भी चर्चा की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलता हूं मैं लास्ट मैसेज की ओर, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो कुछ लास्ट के लिए मैसेज, कुछ लास्ट के लिए मोटिवेशन जरूरी है, और आगे क्या होने वाला है इसके लिए भी चर्चा हम लोग अभी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। आपको कोई डाउट हो मैसेज कर देना है, कोई भी कुछ भी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे कुछ भी समझते हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं, तो आपको हरदम मोटिवेटेड रहना है। आप कुछ भी मोटिवेशन की ज़रूरत हो, कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। बहुत सारे मैसेजेस का मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका हूं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कभी भी हताश ना हो, कभी भी निराश ना हो, कभी भी शर्माए लजाए नहीं, तुरंत मैसेज कर दे, तुरंत आप कमेंट कर दे और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कुछ भी पढ़ने में दिक्कत हो आप कभी भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक सही, इन 4 महीनों में एक वर्दी नीट एस्पिरेंट बनना है दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी है। नीट एस्पिरेंट सभी नहीं बन सकते, नीट एस्पिरेंट नहीं बन सकते क्योंकि इसमें एक वर्ड लगा हुआ है वर्दी। वर्दी वही होगा जो अपने नीट के सपने के लिए रात में जगेगा, दिन में जगेगा, अपने सभी चीज़ों को अभी 4 महीने सेक्रीफाई करेगा। उसके बाद आप देखिएगा जब आपके शरीर पे, जब आपके गले में जब स्टेथोस्कोप टंगेगा दोस्तों, ऑफिशियली जब स्टेथोस्कोप आता है दोस्तों, तो वो खुशी अलग होती है, मैं उसे जाहिर नहीं कर सकता। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आप बनिएगा तभी फील कर सकते हैं, ये अलग अनुभव होता है। इसमें समाज की नज़र, समाज के नज़र में जो आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए जो इज्जत बढ़ जाती है। मात्र एक एग्ज़ाम और 4 महीने में आप सोचिए कि एक सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो जाता है। आप अपने जनरेशन में एक जनरेशन का आप दोस्तों अपलिफ्टमेंट कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इन 4 महीनों में हम बिना डिमोटिवेटेड हुए, बिना ट्रैक से हटे हुए एक वर्दी नीट एस्पिरेंट बने रहें और जुड़े रहें इस चैनल से। मेरा नाम है डॉक्टर सत्यप्रकाश नारायण। अगर आपको ये पसंद आया कंटेंट तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर लाइक कर सकते हैं तो अपने नियर एंड डियर नीट एस्पिरेंट साथियों को इसे शेयर कर सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रैभो SP। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें। और कल हम लोग अल्काइन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये याद रखना है। अल्काइंस के आप प्रीवियस ईयर सब करके लाइएगा, जो भी डाउट होगा दोस्तों हम लोग दोनों मिल करके उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। जय नीट, जय MBBS।